नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आज अपन को आगे पढ़ना है। हमने पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 पढ़ा, उसका पार्ट 1 पढ़ लिया। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि जीव जगत का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, बीज जगत वर्गीकरण क्या है, पांच जगत वर्गीकरण क्या है, उसको थोड़ा सा अपना रिवाइज करेंगे। तो जीव जगत को अपन ने पढ़ा था पिछले पार्ट में कि 5 भागों में बांटा गया, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं आज। अब देखिए, जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया था। इसका सबसे पहला वाला जो भाग आधार थे इसके कोश का संरचना की जटिलता। तो सबसे पहला पार्ट था किंगडम मोनेरा। पहला पार्ट कौन सा था? किंगडम मोनेरा। दूसरा पार्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा पार्ट है किंगडम प्लांटी, सॉरी इसमें फंजाई है, किंगडम फंजाई। अगला पार्ट है किंगडम प्लांटी और अगला पार्ट है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। अब इसमें आप देखिए, ये जो किंगडम मोनेरा है इसमें अपन ने पढ़ा था कोश का संरचना की जटिलता के आधार पर बाकी सबको अलग अलग डिवाइड किया, जिसमें किंगडम जो मोनेरा है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का समूह है। ये जो जगत है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का समूह है और ये सभी जितने भी हैं ये यूकैरियोटिक हैं। ये कैसे हैं? सभी के सभी यूकैरियोटिक, पूरे सब में ये भी यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक और ये भी यूकैरियोटिक, चारों यूकैरियोटिक हैं। ये कैसा है? प्रोकैरियोटिक। अब ये तो एक बिल्कुल अलग पड़ गया कि प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मीनिंग क्या होता है? प्रोकैरियोटिक का मीनिंग होता है केंद्रक का नहीं पाया जाना, यानी मोनेरा में जितने भी इनके सदस्य होंगे उनमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा। ठीक, अब आते हैं बाकी 4 में इनको कैसे फिर अलग अलग समूह बनाए गए। तो अगला जो आधार था जीव जगत के वर्गीकरण का वो था कोशिका संगठन की जटिलता, उस आधार पर बांटा गया। तो अब इसमें अपन यदि देखिए, ये आपका मोनेरा का हो गया। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में जो अगला समूह था उसको कोश का संगठन की जटिलता, मतलब ये कैसा होता है? एक कोशिकीय, यानी जितने भी जीव जंतु जो प्रोटिस्टा में पाए जाएंगे वो यूकैरियोट्स होंगे, मतलब उसमें केंद्रक होगा और वो कैसे होंगे? एक कोशिकीय, यूनिसेल्युलर। ये कैसे होंगे? यूनिसेल्युलर होंगे। ठीक, अब इसके बाद बाकी जो है ये कैसे होंगे? ये अभी से अलग होंगे, एक कोशिकीय नहीं होंगे। ये कैसे होंगे? मल्टी सेल्युलर। कैसे होंगे ये? मल्टी सेल्युलर। जितने तीनों के तीनों कैसे होंगे? मल्टी सेल्युलर। ये कैसा है? यूनिसेल्युलर। देखिए, अब इसलिए हमारे पास केवल एक विशेषता थी प्रोकैरियोटिक, इसमें 2 आ गई, यूकैरियोटिक एंड एक कोशिकीय। ठीक है, आप आगे चलते हैं फंजाई में। फंजाई की 2 विशेषता क्या हो गई? पहला यूकैरियोटिक है, यानी इसमें केंद्रक पाया जाता है, और दूसरा ये बहुकोशिकीय है। अब इसको अन्य से कैसे अलग किया जा सकता है? तो वो क्या है? पोषण विधियों के आधार पर। तो ये अपने भोजन का जो ग्रहण करते हैं अवशोषण करके करते हैं। इसके द्वारा करते हैं अवशोषण द्वारा, जबकि ये अवशोषण द्वारा नहीं करते है? तो ये भी अवशोषण द्वारा करते हैं, ये भी अवशोषण द्वारा करते हैं और ये अंतर्ग्रहण द्वारा करते हैं। तो फंजाई की विशेषता क्या हो गई? अच्छा, ये अवशोषण करते हैं और ये स्वापोषी नहीं होते, स्वापोषी नहीं होते। ये कैसे होते हैं? इनसे कैसे अलग करेंगे? तो ये अवशोषण तो करते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं?
परपोषी है, ये भी परपोषी है। फिर कैसे डिफरेंस करेंगे? ये अपने भोजन का अवशोषण करते हैं और ये अपने भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। ये अपने भोजन का क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण। तो सब में डिफरेंस आ गया। ये प्रोकैरियोटिक केंद्रक नहीं, ये भी एक कोशिकी, ये भी एक कोशिकी, लेकिन ये कैसा है? इसके केंद्रक है। फिर इन तीनों में यदि अपन आते हैं तो ये भी बहुकोशिकीय है, ये भी बहुकोशिकीय और ये भी बहुकोशिकीय है। फिर क्या डिफरेंस है इसमें? फिर क्या डिफरेंस है? प्लांट जो है वो स्वकोशी है, एनिमेलिया परकोशी, फंजाई परकोशी। अब ये दोनों एक कैसे होंगे? ये भी परकोशी और ये भी परकोशी। तो अब परकोशी में कैसे डिफरेंस? ये अपने भोजन का अवशोषण करते हैं फंजाई, और जो एनिमेलिया है, जंतु है, वो अपने भोजन का क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण। तो मान लीजिए आपको परीक्षा में आता है इनके लक्षण लिखने के लिए, तो 3, 4, 5 लक्षण तो आप अपने आप ही लिख सकते हैं इस तरह से। ये स्वकोशी है, अपना भोजन खुद बनाते हैं, इनको आवश्यकता नहीं है किसी चीज की, इनको ना अंतर्ग्रहण की आवश्यकता है और ना ही बचे हुए भोजन की अवशोषण की आवश्यकता है। ठीक, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें सबसे जो पहला भाग है वो है कौन सा है? जगत मोनेरा। तो आज हम जगत मोनेरा के कुछ लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जीव जगत का वर्गीकरण किसने किया? R.H. विटेकर ने। कितने जगत में बांटा? 5 जगत में। सबसे पहला जगत कौन सा है? जगत मोनेरा। किसका समूह है? ये प्रोकैरियोट्स का समूह है। प्रोकैरियोट्स यानी ऐसे जीव जिनमें केंद्रक नहीं होता, जिनमें केंद्रक नहीं होता। फिर दूसरा, पहला लक्षण अपन क्या लिखेंगे? सबसे पहला, सबसे स्पेसिफिकेशन जो लक्षण है वो कौन सा है? कि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। अब दूसरा लक्षण है कि माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर बाकी सब में कोशिका भित्ति पाई जाती है। बाकी सब में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। केवल माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटा जो मोनेरा है वो माइक्रोप्लाज्मा उसका एग्जाम्पल में, तो उसमें सेल वॉल नहीं होती। बाकी जितने भी हैं जैसे आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, उनमें सेल वॉल पाई जाती है। अब इसकी सेल प्रश्न उठता है कि सेल वॉल काहे की बनी होती है? जगत मोनेरा के जितने भी जीव हैं उनकी सेल वॉल काहे की बनी होती है? तो जगत मोनेरा के जो भी जीव हैं उनकी जो सेल वॉल है वो बाकी अन्य की किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन से। लेकिन इसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन की नहीं बनी होती। इसकी जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेल्यूलोसिक, ये बात आपको याद रखनी है कि इसकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकॉन नहीं होता, इसमें नॉन सेल्यूलोसिक का मतलब है इसमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। नॉन सेल्यूलोसिक यानी सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। नॉन सेल्यूलोसिक म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड यानी प्रोटीन और लिपिड म्यूकस से इसकी सेल वॉल बनी होती है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन की सेल वॉल इसकी बनी होती है, और सेल मेम्ब्रेन तो फिर लिपिड और फैट की बनी होगी। सभी की जो सेल वॉल है वो लिपिड और उसकी अपन अगले लेसन में पढ़ेंगे कि सेल वॉल क्या होती है और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। पूरा एक लेसन है, उसके बारे में अपन पूरा डिस्क्राइब करेंगे। तो मोनेरा का पहला लक्षण समझ में आ गया, केंद्रक नहीं पाया जाता, माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर बाकी सब सेल वॉल होती है। सेल वॉल अन्य जो पौधे वगैरह होते हैं उनमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन की होती है, लेकिन इसमें नॉन सेल्यूलोसिक म्यूकोपेप्टाइड की सेल वॉल पाई जाती है। अब आगे अगला पॉइंट है, इसमें डीएनए या कैसा होता है? डीएनए किस प्रकार का पाया जाता है? तो इसमें जो डीएनए है ये सिंगल स्ट्रैंड में पाया जाता है, और
ये इसके दोनों सिरे आपस में जुड़े होते हैं, दोनों सिरे आपस में जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, तो ये इस तरह से स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाएगा, इसके दोनों सिरे आपस में क्या होंगे, ये एक सिरा है, ये दूसरा सिरा है, दोनों आपस में जुड़े होंगे। ये इस तरह से भी जुड़े हो सकते हैं, ये इस तरह से भी जुड़े हो सकते हैं, और ये इस तरह से भी जुड़े हो सकते हैं, किसी भी तरह से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और बहुत सिंपल तरह से भी ये कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। इस तरह से भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं और इस तरह से भी पाए जा सकते हैं। लेकिन इसकी विशेषता है कि इसके डीएनए जो है उसके दोनों सिरे आपस में क्या होते हैं, इस तरह से खुले हुए नहीं होते, इस तरह से जुड़े हुए पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, उसके स्थान पर केंद्रक का जो कार्य है, केंद्रक क्या कार्य करता है, कोशिका विभाजन में भाग लेता है और कोशिकाओं की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो केंद्रक है वो उपस्थित तो है नहीं, तो उसका कार्य कौन करता है, उसका कार्य कौन करता है, यहाँ पर डीएनए करता है। और ये जो डीएनए है ये किस रूप में पाया जाता है, इसके दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी बंद प्रकार का डीएनए पाया जाता है। यानी इसकी विशेषता क्या होगी, डीएनए के दोनों सिरे जुड़े होते हैं। अगली इसकी विशेषता है राइबोसोम। आप पहले ये जान लें कि राइबोसोम क्या है। राइबोसोम कोशिका में पाया जाने वाला एक कोशिकांग है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो और पूरे संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उनमें दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 70S टाइप और 80S टाइप। एस उसके मापन की इकाई है, यूनिट है, एस श्वेत वर्ग इकाई कहा जाता है। वो अपन आगे पढ़ेंगे, जब कोशिकांग पढ़ेंगे कि श्वेत वर्ग क्या है और एस क्या है, इसके बारे में अपन जानेंगे। अभी अपन ये जान ले कि पूरे संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उनमें राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। लेकिन जो जगत मोनेरा है इसमें जितने भी जीव होते हैं उनमें राइबोसोम केवल 70S टाइप के पाए जाते हैं, केवल 70S टाइप के पाए जाते हैं। जबकि अन्य जो बड़े जंतु हैं यूकेरियोट्स हैं उनमें भी 70S पाया जाता है, लेकिन उनमें 80S प्रकार का राइबोसोम भी पाया जाता है। 80S प्रकार का भी राइबोसोम होगा, 70S प्रकार का भी राइबोसोम होगा, लेकिन जगत मोनेरा में केवल 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। जगत मोनेरा की अगली विशेषता है कि इसमें सेल ऑर्गेनिज्म कोशिकांग नहीं पाए जाते। कोई भी कोशिका झिल्ली से ढका हुआ कोशिकांग इसमें नहीं होता। ना तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना तो इसमें केंद्रक होता है, ना तो इसमें गोल्गी बॉडी होती है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ भी इसमें नहीं पाया जाता। यानी किसी भी प्रकार के कोशिकांग इसमें अनुपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, हाँ कुछ मोनेरा के सदस्यों में क्लोरोप्लास्ट बहुत सूक्ष्म रूप में यानी लैमेली के रूप में पाया जाता है, क्योंकि कुछ जो मोनेरियंस हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो उसके लिए ग्रेना और लैमेला ये सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं पाया जाता। मतलब सेल ऑर्गेनिज्म इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट। सेल ऑर्गेनिज्म मीन्स समझ में आ गया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी प्रकार के नहीं पाए जाते। अब इसमें पोषण की विधियां कौन कौन सी है, न्यूट्रिशन कैसे होता है। भाई ये जीव है, इनको ऊर्जा की आवश्यकता तो है, तो फिर वो कैसे करते हैं। तो न्यूट्रिशन जो इनको मिलता है इनकी कई विधियां हैं। ये स्वापोषी भी होते हैं
और ये परपोषी भी होते हैं, ये सहजीवी भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं और ये मृतोपजीवी भी होते हैं। अब इनको थोड़ा सा समझ लिया अपन। स्वपोषी यानी जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद बना लेते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण आप समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण अभी तक आपने जो सुना वो केवल क्या सुना, कौन कर पाते हैं, हरे पौधे, है ना। तो इसको जगत मोनेरा के सदस्य जैसे जीवाणु, नील हरित बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है जिनको, वो भी करते हैं। और भी कई प्रकार के बैक्टीरिया हैं, गंधक जीवाणु, सल्फर जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु, ऐसे अलग अलग प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जिसमें जगत मोनेरा में, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। जो खुद बना लेते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, स्वपोषी जीवाणु। इनमें बहुत सारे तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश से एटीपी बना लेते हैं और उस एटीपी से ऊर्जा प्राप्त करके अपने कार्यों को करते हैं। तो उनमें अलग अलग टाइप हैं, वो प्रकाश संश्लेषी भी है, रसायन संश्लेषी भी है। कुछ प्रकाश संश्लेषी है, कुछ रसायन संश्लेषी है। अब प्रकाश संश्लेषी प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं अपना भोजन, रसायन संश्लेषी रासायनिक पदार्थों को तोड़कर उनके बॉन्ड जब टूटते हैं, उन बॉन्ड से जो ऊर्जा निकलती है उससे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इनको विस्तृत रूप से अपन आगे पढ़ेंगे। तो और एक प्रश्न ये भी है कि यदि ऐसा पूछा जाए कि जितने भी ये 5 जगत हैं, इनमें सर्वाधिक पोषण विधियां किसमें पाई जाती हैं, तो सर्वाधिक पोषण विधियां किसमें पाई जाती हैं, जगत मोनेरा में। किसमें पाई जाती है, जगत मोनेरा में। अब स्वपोषी, परपोषी। अब परपोषी क्या होता है, परपोषी यानी जो दूसरे के शरीर के अंदर रहकर और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे दीमक की आंत में रहने वाले जीवाणु जो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं, गाय के अमाशय में रहने वाले जीवाणु जो गाय के अमाशय के अंदर रहकर उसमें सेल्यूलोज का पाचन करते हैं, हमारी आंतों में रहने वाले जीवाणु जो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। ऐसे बहुत सारे जीवाणु हैं, दही में पाए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनमें सिरके में पाए जाते हैं और उनको तोड़कर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें कहते हैं परपोषी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु, सहजीवी का मतलब होता है ऐसे जीवाणु जो किसी अन्य जंतु या पौधे के शरीर पर रहते हैं और उसको भी लाभ पहुंचाते हैं और खुद अपनी ऊर्जा के लिए भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें सबसे सिंपल जो आप बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हो उसका नाम है, ऐसे जीवाणु का नाम है राइजोबियम। सुना होगा आपने। ये लेग्यूमिनोसी कुल के जो जितने भी सदस्य यानी दलहनी फसलें, दाल वाली फसलें, दाल वाली फसलें किन्हें कहते हैं हम, जिनको हम दाल के रूप में खाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि मेथी दाना सबने सुना होगा, तो मेथी दाना जो है वो भी दलहनी फसलों में आता है। मूंगफली वो भी दलहन फसलों में आती है। इनको यदि अपन तोड़ते हैं तो इसके अंदर 2 पार्ट निकलते हैं और दलहनी फसलें मेन रूप से उन्हें कहा जाता है जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन। अब मैं आपसे पूछूं कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की संरचना में क्या डिफरेंस है, उनमें एक तत्व जो पाए जाते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, तो आप यदि दोनों की संरचना देखेंगे तो आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में डिफरेंस होगा। दोनों में कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। एक तत्व जो डिफरेंट होगा वो होगा नाइट्रोजन। कौन सा होगा, नाइट्रोजन। तो ये जो सहजीवी जीवाणु हैं ये क्या करते हैं, दलहनी फसलों की जड़ों में रहते हैं और वातावरण के नाइट्रोजन को लेकर उसको नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदलकर पौधे को देते हैं और बदले में पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पौधे को नाइट्रोजन के यौगिक क्यों चाहिए, नाइट्राइट या नाइट्रेट, क्योंकि पौधे को क्या बनाना है, पौधे को प्रोटीन बनाना है। जितनी भी दलहनी फसलें होती है सब में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। और वो प्रोटीन जब किसी पौधे को बनाना है तो उसको क्या चाहिए, नाइट्रोजन। लेकिन पौधे में क्षमता नहीं है कि वो डायरेक्ट वातावरण से क्या अवशोषित कर ले, नाइट्रोजन।
वो नाइट्रोजन को उसके यौगिकों के रूप में ही अवशोषित कर सकता है। तो उस कार्य में कौन सहयोग करता है? राइजोबियम जीवाणु, जो जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनके कहाँ पर पाए जाते हैं? उनके जड़ों में पाए जाते हैं, जमीन में रहते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज करके पौधे को देते हैं। जैसे पौधा प्रोटीन बनाता है और उस प्रोटीन वाले चीज़ों को जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में जब केंद्र विभाजन होना है, सेल विभाजन होना है, कोशिका विभाजन होना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमारे शरीर को केंद्रक डबल बनाना पड़ता है। केंद्रक डबल बनाना पड़ता है मतलब उसके अंदर पाए जाने वाले गुण, सूत्र, डीएनए डबल बनाने पड़ते हैं, और उसमें सहयोग कौन करता है? यही प्रोटीन। सोच लीजिए आप कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये सहजीवी राइजोबियम हमारे शरीर के लिए, जंतुओं के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पोषण विधि है मृतोपजीवी। अब मृतोपजीवी का सीधा सीधा मतलब है मृत लोगों के ऊपर जीवित रहने वाले, यानी जितने भी मृत जंतु हैं उनके जब जंतु मर जाएगा तब उनके शरीर का ये अपघटन करते हैं, अपघटन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मृतोपजीवी। इनका भी हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे संसार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि ये नहीं होते तो पूरे संसार में मृत शरीर भर जाते। हम जो मनुष्य हैं, हम तो क्या करते हैं, हमारे आसपास के जंतु या मनुष्य कोई मर जाते हैं तो ये जला देते हैं या दफना देते हैं, लेकिन जंगल में किसी ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में वहां पर कोई जंतु मर गया, कोई पक्षी मर गया, तो उसका क्या होगा? क्या कोई उसको जलाने जाता है या दफनाने जाता है? नहीं, कोई अन्य जंतु उसको खा लेते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में, बाकी का छोड़ देते हैं। तो उसको अपघटन करके साफ करने का काम कौन करते हैं? मृतोपजीवी। तो आप बहुत सारी पोषण विधियों के बारे में जान गए होंगे। अब अगला अपन पॉइंट चलते हैं रिप्रोडक्शन, जनन। तो भले ही एक कोश की है, इनमें केंद्रक नहीं है, फिर भी इनमें क्या पाया जाता है? जनन पाया जाता है। तो इनमें ज्यादातर मात्रा में तो अलैंगिक जनन पाया जाता है। कौन सा जनन पाया जाता है? अलैंगिक जनन। और बहुत ही सूक्ष्म रूप से लैंगिक जनन किसी किसी में पाया जाता है, अधिकतर में तो नहीं पाया जाता। यानी इसमें ज्यादातर अलैंगिक या कायिक जनन पाया जाता है। अच्छा, अब इसमें जब जनन होगा तो जनन का मीनिंग क्या है? यदि ये एक कोशिका है तो इससे क्या बन जाना? दो कोशिका का बनना। अब डीएनए भी इसके एक कोशिका के अंदर जितना डीएनए है वो चेंज होगा, है ना? तो जब चेंज होगा तो उस समय में इसको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, प्रोटीन वाला भोजन चाहिए होगा, इसको नाइट्रोजन पदार्थ चाहिए होंगे, उसका निर्माण कौन करेगा? इसमें नाइट्रोजन। अब इसका जो डीएनए है इसकी एक विशेषता तो हमने पढ़ी थी कि इसके दोनों सिरे जुड़े होते हैं। इसकी एक विशेषता और है जिसको आप बहुत अच्छे से ध्यान कर रहे हैं, अलग से बता रही हूँ कि मोनेरा के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। ये इम्पोर्टेंट चीज है, इसको मैं इसलिए अलग से बता रही हूँ कि मोनेरा के जितने भी जीव हैं उनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनका जो डीएनए है वो लिपटा हुआ नहीं होता, दोनों सिरे बस जुड़े होते हैं। और लिपटने के लिए जो हम लोगों का यानी विकसित जंतुओं का डीएनए होता है उसमें डीएनए के 2.5 चक्कर, हिस्टोन प्रोटीन का गोल अणु होता है, उस पर 2.5 चक्कर डीएनए के लिपटे होते हैं। इसकी आवश्यकता जगत मोनेरा के प्राणियों को नहीं है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। अब इसमें जो राइबोसोम देखिए आपको समझ में आ गया होगा पूरा 70 टाइप का। अब यदि आपसे कोई पूछे कि जगत मोनेरा की 5 विशेषताएं बताओ तो बिल्कुल रटा होना चाहिए। पहला, इसमें केंद्र नहीं होता, कोशिकांग नहीं होती, कोशिकांग समझ गया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक, ये सब इसमें नहीं होते।
केंद्रक नहीं होता, लेकिन क्या होता है उसके स्थान पर डीएनए, क्योंकि अनुवांशिक गुण तो एक जीव से दूसरे जीव में जाने है। ये बिल्कुल याद रखने वाली, मतलब भूलने वाली चीज ही नहीं है। इसमें राइबोसोम कैसा होता है, 70 इस टाइप का होता है। पोषण क्रिया कैसी होती है, 100 कोशिका कोशिका यानी जितनी भी आपको आती है सब पोषण क्रिया इसमें आई रहती है। रिप्रोडक्शन ज्यादातर क्योंकि बहुत सूक्ष्म जीव है तो अलैंगिक होगा, बहुत कम ही इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। तो कम से कम 5 विशेषताएं तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब अपन पढ़ते हैं मोनेरा में पाए जाने वाले जंतुओं के बारे में। तो मोनेरा में जो जंतु पाए जाते हैं, पूरे जगत मोनेरा को, पूरे जगत मोनेरा को 2 भागों में बांटा गया। पहला प्रकार है इसका आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा प्रकार है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया बहुत सूक्ष्म प्रकार के बैक्टीरिया हैं और यू बैक्टीरिया थोड़े से विकसित बैक्टीरिया हैं। वास्तव में जो सत्य बैक्टीरिया है वो यू बैक्टीरिया है। जो सबसे पहले बैक्टीरिया बने वो कौन से है, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का हिंदी अर्थ होता है पुरातन जीवाणु। इनका हिंदी अर्थ होता है पुरातन जीवाणु। आज हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा किसके बारे में, आर्की बैक्टीरिया के बारे में। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया को पुरातन जीवाणु तो कहा ही जाता है, इसके साथ साथ इसे कहा जाता है जीवित जीवाश्म। जीवित जीवाश्म, इंग्लिश में लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स भी इसे कहा जाता है। सबसे पुराने हैं, इनसे विकसित होकर धीरे धीरे अन्य जीव बनते गए, लेकिन ये आज भी जीवित है। समुद्र की गहराइयों पर बहुत गर्म पानी में और बहुत ज्यादा जो लवणीय जल है, जब पृथ्वी बन रही थी उस समय जो जो परिस्थितियां पृथ्वी पर थी उन सब में ये आज भी पाए जाते हैं। समुद्र की गहराइयों में, बहुत लवणीय जलों में, क्योंकि एक समय पृथ्वी में गर्म तनु सूख अवस्था उसे कहा जाता था, लवणीय जल था पृथ्वी का पूरा। और इसके अलावा बहुत गर्म जो जल है, क्योंकि पृथ्वी पहले गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, तो जीवन शुरुआत हुआ किसके द्वारा, आर्की बैक्टीरिया के द्वारा। इसीलिए इन्हें कहा जाता है पुरातन जीवाणु। ये आज भी पाए जाते हैं। इन्हें जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है और लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। अब इसमें जो इसकी कोशिका भित्ति होती है, ये किसकी, आर्की बैक्टीरिया की, नॉन सेल्यूलोसिक, नॉन सेल्यूलोसिक यानी सेल्यूलोज उसमें नहीं पाया जाता। नॉन सेल्यूलोसिक म्यूकोपेप्टाइड की, पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है। इसकी सबसे मुख्य विशेषता जो इसको यू बैक्टीरिया से अलग करती है, उसको आप समझ लें। इसकी सबसे मुख्य विशेषता है कि इसकी झिल्ली में, इसकी भित्ति में और झिल्ली में वसा की शाखित श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। वसा की शाखित श्रृंखलाएं होती हैं जो कि इसको किससे अलग करती हैं, यू बैक्टीरिया से। यू बैक्टीरिया में वसा की शाखित श्रृंखलाएं नहीं पाई जाती।
अब ये क्या कार्य करती हैं वसा की शाखित श्रृंखलाएं? तो इसकी भित्ति में पाई जाने वाली वसा की शाखित श्रृंखलाएं क्या करती हैं? इसकी शाखित श्रृंखलाएं आर्की बैक्टीरिया को विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रहने की शक्ति प्रदान करती हैं, जबकि यू बैक्टीरिया में ये नहीं पाई जाती। तो यू बैक्टीरिया जो है वो विपरीत परिस्थितियों में जिंदा नहीं रहते, गर्म होने पर मर जाते हैं, ठंडा होने पर मर जाते हैं, किसी रसायन की उपस्थिति में मर जाते हैं, और वो बहुत सारे अन्य प्रतिजैविक वगैरह से मर जाते हैं। लेकिन आर्की बैक्टीरिया पर इनका कोई भी असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनमें क्या पाई जाती है? वसा की शाखित श्रृंखला। इनमें आरएनए जो है डीएनए वो राइबोसोमल आरएनए की श्रृंखलाओं का बना होता है। राइबोसोमल अभी आपने नहीं पढ़ा है, आगे चल के अपन पढ़ेंगे कि आरएनए अलग अलग प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो इसमें जो इसका आरएनए है वो आरएनए का बना होता है, आरआरएनए का बना होता है। इसमें आर्की बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है, आरएनए है, वो राइबोसोमल आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। ठीक है, समझ में आ गया अपन को। अब आगे देखते हैं अपन, इस तरफ आ जाते हैं।